हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के 4th चैप्टर का 16th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.16। पिछले लेक्चर यानी कि 4.5 में जब मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पढ़ाया था तब आपने एक डेरिवेशन किया था। एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। उस वायर से आर डिस्टेंस पर या कुछ डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज किया था। यानी एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ये स्ट्रेट वायर ले लिया था, इसमें करंट आई था और यहाँ पे इससे ऐसे कुछ डिस्टेंस ले लिया आर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था हमें। तो हमने इस तरीके से एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर दिया था और उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके हमने स्ट्रेट वायर यानी इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है वो इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो एक्सप्रेशन ड्राइव किया। आज फिर वैसा ही डेरिवेशन करना है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हमें अब एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके वो एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं करना है। हमें बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करके हम उस एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज नहीं करेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करेंगे और फिर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे और उससे कुछ डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखते हैं डेरिवेशन कैसे करेंगे। देखो, हमने एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लिया इस तरीके से, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। इसके सेंटर से हमने यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये जो वायर हमने बनाया है हम ये मान रहे हैं ये इसका सेंटर है। ओ ले लेते हैं इसको। अब क्या करना है, हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, यहां मिला दिया। तो ये लाइन इस लाइन के साथ जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है कितना एंगल बना रही है, ये बना रही है φ1 बना रही है। अब ये समझ सकते हो ये जो इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर लिया है इससे ए डिस्टेंस पर, वहां पर हमने क्या लिया था आर, यहां पर ए लिया है, यानी कि इस ए डिस्टेंस यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज ना करके बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करके ड्राइव करेंगे। फिर हमने क्या किया, दूसरा यहां से लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से और हमने ये मान लिया ये जो हमारा एंगल बना रही है ये लाइन ये बना रही है, यहां पर मैं लिख देता हूं φ2, ये φ2 बना रही है। यहां पर मैंने क्या किया, एक स्मॉल लेंथ ले लिया, ये dl लेंथ ले लिया dl, और ये जो स्मॉल लेंथ dl ले लिया मैंने, इससे एक लाइन यहां से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट तक जाएगी, हमारे m पॉइंट पर पहुंचेगी जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस dl लेंथ से जब हम एक लाइन ले गए तो वो जो यहां एंगल बनाएगी उसको हमने फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। उसको किससे कर दिया, फाई से। उसको हमने फाई से कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो हमने dl लेंथ लिया है, इस वायर का छोटा सा पार्ट लिया है हमने जिसकी लेंथ dl है, ये इस पॉइंट m पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे
और उसके बाद सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कि ये पूरा वायर इस M पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसका डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। इंटीग्रेट करके उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। जनरल मेथड मैंने आपको बताया ही है कि जब टोटल वैल्यू निकालना है तो हम इंटीग्रेट ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट ही कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से आप देखते चले जा रहे हो, ए से बी तक ले जाना है किसी ऑब्जेक्ट को, ए से, जनरल कॉन्सेप्ट समझना है, ए से बी तक ले जाना है किसी ऑब्जेक्ट को। तो आपने क्या करना है, ए और बी के बीच में दो पॉइंट ले लिए, ये हमने ले लिए पी और ये क्यू। पी से क्यू तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा उसकी इक्वेशन बना ली और इंटीग्रेट कर दिया कि ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा। बात समझ में आ रहा है? ये जनरल मेथड है। अब हमने क्या किया, ये जो लेंथ है ओ से लेकर यहां तक की जो लेंथ है उसको हमने एल ले लिया। ओ से लेकर इस लेंथ को हमने यहां तक की जो लेंथ है, ये जहां पर वायर को हमने अटैच किया यहां तक की लेंथ को हमने क्या ले लिया, एल। यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको हमने ले लिया थीटा, उसको हमने ले लिया थीटा। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो ये छोटा सा जो पार्ट है जिसकी लेंथ हमने डीएल लिया है, ये एम पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, बायोट सेवर्ट लॉ लगाया, dB इक्वल्स टू K म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के प्लेस पे मैंने K लिख दिया है, I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला हमारा होता था। और K क्या होता था हमारा, K होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो मैंने इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के प्लेस पे K लिख दिया। ठीक। अब हमने क्या करना है, इस छोटे से पार्ट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और इस डीएल लेंथ से इस एम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने आर ले लिया, उसे हमने क्या कर लिया, आर ले लिया। इसको आर ले लिया। ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं ये थीटा और फाई, थीटा प्लस फाई जो है हमारा कितना हो जाएगा, 90। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 ही होगा। तो हम थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 5, यानी थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 5। तो अब हमने क्या करना है, यहां पर लिखा dV इक्वल्स टू K I dl साइन थीटा के प्लेस पर लिख दिया मैंने साइन, और जो थीटा था, थीटा किसके बराबर है, 90 माइनस 5 इसके बराबर है हमारा थीटा। तो मैंने लिख दिया 90 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज अपॉन आर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, यहां पर एंगल ये भी फाई था, ये फाई 1 ये फाई 2, लेकिन हमने इस थीटा, जो थीटा था उसके प्लेस पर ये वाला एंगल लिया। ये क्यों लिया? अगर आपको बायोट सेवर्ट लॉ याद होगा तो इस तरीके से हम एक वायर लेते थे जिसमें आई करंट फ्लो करता था। यहां पर हम उसमें एक डीएल लेंथ लेते थे इस तरीके से, और इस डीएल लेंथ से एक लाइन ड्रॉ करते थे। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था इस छोटे से पार्ट की वजह से। तो यहां पर इस डिस्टेंस को हम क्या लेते थे, आर, और इस एंगल को लेते थे थीटा। इसी तरीके से आप समझे, ये जो इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया, इसमें जब हमने छोटी सी लेंथ लिया है, ये डीएल है हमारी, इससे एक लाइन ड्रॉ की हमने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है इसे आर ले रहे हैं, देखो यहाँ पर भी आर ले रहे हैं,
और एंगल जो बन रहा है ये, यानी कि वायर के साथ ये जो लाइन है आर, इस वायर के साथ या बोल सकते हैं इस डीएल लेंथ के साथ, डीएल लेंथ के साथ ये जो लाइन है, ये जो एंगल बना रही है उसको हम थीटा ले रहे हैं, उसको हम थीटा ले रहे हैं। तो ये जो डीएल है इसके साथ ये जो लाइन एंगल बना रही है वो थीटा है। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो मैं ऐसे थोड़ा इसको और छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? इसीलिए हमने ये एंगल लिया, ये एंगल नहीं लिया, ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, साइन थीटा के प्लेस पे। और इस यहाँ पर मैंने बताया थीटा किसके बराबर है, 90 - फाई के बराबर, तो हमने 90 - फाई लिख दिया। अब उसके बाद देखना है साइन 90 - थीटा क्या होता है। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पर क्या है, फाई है, तो साइन 90 - फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस फाई। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है। इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू ki dl। हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, साइन 90 - थीटा, यानी कि ये 90 - फाई है, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहां पर तो ये कॉस फाई आ रहा है, और एक पॉइंट समझना है, ये जो यहाँ पर फाई, इस फाई की बात कर रहे हैं, अगर ये डीएल लेंथ नीचे चली जाए, डीएल लेंथ नीचे चली जाए और नीचे ले लें तो ये फाई और बड़ा हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से लाइन आ रही है। अब अगर मैं डीएल लेंथ नीचे ले लूँ तो फाई ऐसा बनेगा, और नीचे ले लूँ इधर बनेगा। तो इस फाई में क्या है, अगर हम इस डीएल की पोजीशन चेंज कर दें तो इस फाई में चेंज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इस फाई को, तो उसके लिए हमें इसके साथ डी फाई और चाहिए, क्योंकि आपने देखा है जब इंटीग्रेशन आपने पढ़ा क्या होता था, ऐसे लिखते थे हम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, तभी इंटीग्रेशन होता था, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। बात समझ में आया? तो इस तरीके, तो डी थीटा भी यहाँ होना चाहिए, वो है नहीं, यहाँ पर डी एल है, तो हम इसे इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डी फाई लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, डी फाई लेके आएंगे। तो वो कैसे लेके आएंगे उसको समझना है। अब हमने क्या करना है, यहां पर हम इस डीएल को चेंज करेंगे और आर को चेंज करेंगे, डीएल और आर। तो ये ट्राइंगल लेते हैं हम, यहां पर ओ पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, इस पॉइंट को ले लो आप पी पॉइंट। इन ट्राइंगल ओ एम पी फॉर्मूला लगाया इसमें कॉस फाई। कॉस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए और हाइपोटेन्यूज कितना है आर। अब इसको थोड़ा समझ लो बच्चों, इस तरीके से ये हमारा इस डायग्राम में ओ एम पी, ये ट्राइंगल है, ये ओ हो गया, ये एम हो गया और ये हमारा पी। अब आप ये समझें, अब जब आपने एंगल ये ले लिया तो इसके सामने वाली साइड, ये साइड ओपी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, देखो ये तो 90, ये तो फिक्स्ड है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज भी फिक्स्ड है। जब आपने एंगल लिया ये थीटा, तो इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और ये बनेगी बेस। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा ए है और ये हमारा एल है और हाइपोटेन्यूज कितना है आर। तो कॉस फाई किसके बराबर हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया ए और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आर। समझ आया? ठीक। उसके बाद क्या करना है, आर को इधर ले आए और ये हो गया ए अपॉन कॉस फाई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए इंटू 1 अपॉन कॉस फाई।
तो आर इक्वल्स टू ए 1/cos फाई होता है सेक फाई, यानी कि 1/cos थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। तो क्योंकि फाई है तो हम क्या कर देंगे, ये सेक फाई। ये आर की वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे आर के प्लेस पर। आर की हमने एक इक्वेशन बना ली। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इस डीएल को भी रिप्लेस करना है। तो हम फिर से यही ट्राइंगल लेंगे जो हमने लिया है ओ एम पी, ये ट्राइंगल लेंगे, उसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से समझना है, हम यही ट्राइंगल लेंगे ओ एम पी लेंगे और उसमें tan थीटा यानी कि tan फाई लेना है। tan फाई किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा L और बेस कितना हो जाएगा ए। मैं अभी बताया इस कंडीशन, एंगल ये लिया तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी और ये बेस, ये एंगल ले लेते तो ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता। तो L किसके बराबर हो गया, L हो गया a tan फाई। अब L तो आ गया, पर यहाँ पर DL है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे DL ओवर D फाई। अब समझना थोड़ा बात को, यहाँ पर इस लेंथ को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, फाई के रिस्पेक्ट में। तो वो क्यों कर रहे हैं उसको भी समझना, अभी बताता हूं मैं। तो इसको लिखेंगे D ओवर इस तरीके से D फाई a tan फाई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये जो लेंथ आपने लिया L, अगर ये फाई बड़ा हो जाता है यानी कि फाई में चेंज आ जाता है, फाई बढ़ता है तो ये लेंथ भी बढ़ जाएगी भाई। अभी यहाँ से मान लिया इस तरीके से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, अब ये फाई हो जाए 60 तो ऐसे करके आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा यानी कि एंगल बड़ा हो जाएगा तो ये वाली लाइन जो आर है वो नीचे आ जाएगी इस तरीके से, तो ये लेंथ भी तो बढ़ जाएगी, ये लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो आप समझें जब ये फाई बढ़ेगा तो ये L बढ़ेगा, ये फाई कम होगा तो ये L कम होगा। तो सिंपल है ना, ऐसा करके आसान है ऐसे। अब हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया L और ये हो गया फाई। अब फाई को बड़ा करो तो L बढ़ जाएगा, फाई को छोटा कर दोगे तो L छोटा हो जाएगा। बात समझ में आना है कि फाई की वैल्यू ज़्यादा लोगे तो L ज़्यादा, फाई की वैल्यू कम तो L कम। तो अब क्या हो रहा है, इसीलिए हम इस L को फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इस L में जब फाई में चेंज आएगा तभी चेंज आएगा। बात समझ में आया। अगर फाई 1 में चेंज आ गया, फाई 1 बड़ा हो गया छोटा हो गया तो इस L पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन इस L का रिलेशन किससे, इस फाई से। तो अब क्या करेंगे हम अगले, A तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो हमने लिखा A और लिख दिया D tan फाई ओवर D फाई, ठीक है। और ये तो DL ओवर D फाई तो रहेगा ही हमारा। अब tan फाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर फाई। tan फाई का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फार्मूला याद करना है आपको, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। tan फाई का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई, और ये हो गया हमारा DL। और जो ये D फाई लिखा है इसको मैं यहाँ ले आके लिख दूंगा D फाई, डिनोमिनेटर में लिखा था उसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमारा ये जो है DL का एक्सप्रेशन भी बन गया, इसको भी हम अभी यूज करेंगे। इनको यहाँ पुट कर देते तो DB इक्वल्स टू ये हो गया KI, DL के प्लेस में पुट करते ये हो गया A sec स्क्वायर फाई। अभी मैं इस D फाई को नहीं लिख रहा हूं, पहले इस cos फाई को लिख देता हूं, cos फाई, और अब लिख देता हूं D फाई, ठीक, अपॉन R स्क्वायर। तो R का भी हम एक्सप्रेशन बना चुके, A sec फाई। अब क्योंकि R का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दें, ये यहां से कैंसिल हो गया तो ये हो गया DB इक्वल्स टू KI A, और बचा ये हमारा cos फाई
डी फाई, ठीक है। और इस ए से ये स्क्वायर है, यहाँ पर एक पावर कैंसल, तो ये आ जाएगा ए, इसको हटा देता हूँ, ये आ गया हमारा ए। इतना आ गया। अब देखो आ गया cos फाई डी फाई। अब हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लें, इतना नोट कर लें, फिर मैं रब करूंगा। कर लिया नोट, ठीक। अब इसके आगे करेंगे। डेरिवेशन थोड़ा सा आपको लग सकता है लेंथी है, लेकिन इतना टिपिकल नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस तो रहता ही। अब उसके बाद क्या करेगा, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं बी, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो डायरेक्ट हमने यहाँ तो बी लिख दिया। इंटीग्रेशन दोनों तरफ करते हैं, ऐसा नहीं एक साइड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने लगाया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन के आई कॉस फाई और डी फाई अपॉन ए। अब बात आती है लिमिट की। तो देखो क्या है, ये जो हमने वायर लिया, तो वायर लिया, ये हमने मान लिया x और ये मान लिया हमने y। तो हमारा x y ये वायर है। तो ये जो लाइन A बनाया है हमने, इसके साथ ये वाली जो लाइन है, यानी कि जो वायर के इस एंड पर मिल रही है, इस लाइन की बात करें, ये लाइन इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, फाई 1। और ये वाली लाइन, ये लाइन ध्यान से देखना है, इस ए के साथ कितना एंगल बना रही है, फाई 2। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पूरा वायर हमने लिया है एक्स वाई, ये पूरा का पूरा वायर इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो निकालना है। तो हम लिमिट क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे -φ2 से +φ1। मतलब हमने ये जो नीचे ए के साथ ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट करा, उसका ये वाली जो लाइन है, ये जो एंगल बना रही है ये φ2, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे बनना एंगल, तो इसको हमने ले लिया माइनस में। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यानी कि जो ए लाइन है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसके बाद ये जो लाइन एंगल बना रही है, इसको ले लिया φ1, तो इसको हमने ले लिया पॉजिटिव। तो इंटीग्रेट किससे कर दिया, -φ2 से +φ1 तक, यानी कि पूरा का पूरा वायर इसमें क्या होगा, इंक्लूड हो गया। क्योंकि जब हमने ये पूरा एंगल ले लिया, यहाँ से बात कर रहे हैं, और यहाँ φ1 ले लिया, तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो पूरा वायर इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इतना क्लियर हुआ। तो अब क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे B इक्वल्स टू, जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, K I अपॉन ए। भाई ये तो कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन -φ2 +φ1 और cos फाई डी फाई, ये हो गया। तो B इक्वल्स टू KI अपॉन ए। cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, -φ2 +φ1। B इक्वल्स टू KI अपॉन ए। अपर लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेशन आपने 11th में भी किया होगा। इस फाई के प्लेस पर अपर लिमिट, तो φ1 माइनस साइन φ2, साइन φ2, इस तरीके।
यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार बच्चों को डाउट होता है, इसको वो सोचते हैं ऐसा लिख दें कि साइन अपर लिमिट यानी phi1 माइनस phi2, इस तरीके से नहीं लिखना है, क्योंकि साइन ए माइनस बी और दूसरा साइन ए माइनस साइन बी, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जब ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं तो हम इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले आएं, ऐसी कंडीशन नहीं है। इसीलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि आप इस तरीके से लिखेंगे साइन phi1 माइनस साइन phi2। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका है, रब कर दिया मैंने। अब इसमें एक चीज देखना, ये जो phi2 है, phi2 तो ऑलरेडी किसमें है? माइनस में, तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखें कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। बात समझ आ रहा है? यहां जो माइनस का साइन लगा होता है एंगल में, उसको हम इसके इधर पर लिख सकते हैं। तो वही चीज है कि मैंने यहां पर ब्रैकेट लगाकर और माइनस phi2 नहीं लिखा, मैंने उस माइनस को यहां ले आया तो इसने इसको प्लस कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा? b इक्वल्स टू k के प्लेस पे क्या लिखते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a और साइन phi1 प्लस साइन phi2, ये आ गया एक्सप्रेशन। समझ आया? इसमें ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया बच्चों। इसमें हम एक फिर कंडीशन लगाएंगे, बताता हूं मैं। कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर जैसा हमने बोला था कि एक वायर है हमारे पास, वो इनफाइनाइट लेंथ का है, पहले भी डेरिवेशन करवाया है, उसमें एम्पियर सर्किट लॉ यूज करा। तो अगर ये मान लें ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का ऊपर जा रहा है, तो अगर इस पॉइंट को मैं ऊपर ले जाना स्टार्ट करूंगा, समझना थोड़ा सा बात को, इस पॉइंट को अगर मैं ऊपर ले जाना स्टार्ट करूंगा तो ये वाली जो लाइन है वो इस तरीके से क्या होगी? ऐसे ऊपर जाना शुरू होगा। मतलब अभी यहां से यहां मिला रहा हूं, फिर इसको मैं यहां से यहां मिलाऊंगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? ये पॉइंट और ऊपर चला गया तो मैं इसको और ऐसे ले जाऊंगा, उससे मिलाऊंगा तो ये एंगल और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये जो y पॉइंट है, अगर ये ऊपर जाने लगे तो ये जो लाइन मैंने बनाया है, जो कि इस यहां से m पॉइंट से स्टार्ट करके मैंने y पॉइंट पे जोड़ा है और y पॉइंट ऊपर जाने लगा, तो ये लाइन क्या होगी? इस तरीके से होना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये एंगल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहां मिलाऊंगा और बढ़ेगा, यहां मिलाऊंगा और ऊपर जाके और बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। तो हम ये कंडीशन मानेंगे कि अगर ये y पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाए, बहुत ऊपर चला जाए, तो ये एंगल आपका 90 हो जाएगा अप्रॉक्स। देखो एक चीज और भी बता दूं, कई बार जब हम बोलते हैं, बताते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन लगने लगता है। वो कहते हैं भाई ये इन्होंने बता दिया, ये तो पहले से ही 90 था, और अगर ये 90 हो गया तो ट्राइंगल के दो एंगल का ही सम 180 हो गया। दो एंगल का सम ये और ये 180 हो गया, तो तीसरे अभी कुछ एंगल बनेगा ऊपर जाके, जब ऐसे मिलेगा तो कुछ तो बनाएगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये सर जो है इनको ज़्यादा मैथ आती है, ठीक है, इन्होंने दो एंगल के सम ही क्या कर दिया? 180 कर दिया। और इन्होंने ये थ्योरी नहीं पढ़ी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। मैथ्स में ज़्यादा तेज हैं हमारे सर, ऐसा लगता है बच्चों। तो वो ऐसा सोचते हैं, तो लेकिन आप बात थोड़ा समझना है। यहाँ पर हम कंडीशन बता रहे हैं कि ये बढ़ता रहेगा, तो अप्रॉक्स हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे एग्जैक्ट। वो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? 90 के बराबर हम मान लेंगे, समझ रहे हो? तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि भाई इसका 90 हो गया तो इसका क्या होगा, ठीक है। वो ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 ही रहेगा, वही थ्योरी है, वही सही है, ठीक है। हम कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन में आपको पता है अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, कंसीडर कर ले रहे हैं, कंसीडर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के अप्रॉक्स, अगर वो नहीं तो उसको अप्रॉक्स मान लेते हैं, ये इसके अप्रॉक्स बराबर, तो वो कंडीशन इस तरीके समझना। तो क्या हुआ? जब ये पॉइंट इन्फिनिटी पे ऊपर चला जाएगा तो ये phi1 हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा π/2, 90 के बराबर।
और ऐसे ही अगर ये x पॉइंट यहाँ ले रहा है, ये नीचे चला जाए, नीचे चला जाए, नीचे 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 बहुत इन्फिनिटी पे चला जाए, तो ये हमारा जो 5/2 हमने लिखा है ये भी कितना हो जाएगा, -π/2। बात समझना, -π/2। माइनस तो लगा दिया तो इसमें यहाँ पर हटा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 5/2 को पहले ही माइनस में लिख चुके हैं। ये देखो लगा रखी लिमिट, तो नीचे चला जाएगा एंगल, तो नीचे भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 90 हो जाएगा। ऐसे नीचे चलता है, क्योंकि ये वाली लाइन जब ऐसे करके जाएगी तो ये फिर एंगल बड़ा होना शुरू होगा। बिल्कुल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाना, यहाँ से यहाँ लाइन आ रही है x तक, अब x पॉइंट नीचे चला गया तो यहाँ से यहाँ लगा दिया, यहाँ से यहाँ लगा दिया, इस तरीके से, तो ये एंगल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं ये फिर बता दूं, ये मैंने माइनस यहाँ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं एक बार माइनस यहाँ लगा चुका हूँ, ये -5/2, तो इसलिए अब वहाँ पर सिर्फ एंगल ही लिखना, कितना बन जाएगा। अब अगर हम ये कंडीशन लिख दें कि अब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, हमारा वायर कितना इनफाइनाइट लेंथ का, ऊपर y पॉइंट इन्फिनिटी तक गया, x पॉइंट नीचे इन्फिनिटी तक गया, तब क्या हो जाएगा, b = μ0I/4πa साइन फाई कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा 90 लिख दो या π/2 लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, π/2 लिख दो या 90 लिख दो, मैं 90 कर दे रहा हूँ, ठीक है। 90 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन 90, ठीक है। देखो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जो कई बार बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे मैंने लिखा π/2, तो मैंने π/2, पाई किसके बराबर होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री। तो क्या हो गया, π/2 जब हो गया तो वो कितना हो गया, 90 डिग्री के बराबर। अब बच्चों को क्वेश्चन आता है, जैसे पाई है, पाई की प्लेस पे क्या लिखे, 3.14 भी होता है। अब कोई बोलेगा 3.14, हम कहेंगे हाँ वो भी वैल्यू होती है, वो भी लिखते हैं, तो क्यों यहाँ तो लिख नहीं रहे। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं पर जैसे ऐसे लिखा है पाई लिखा है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ ये एंगल है, बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एंगल है, अब मैं ये भी बोल रहा हूँ ये एंगल 180 डिग्री है, लेकिन इस पाई की जगह पर मैं 180 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इस पाई की वैल्यू 3.14। अब लग रहा है अभी तो ऊपर लिख दिया, अभी तो लिखा है पाई = 180 डिग्री और नीचे बोल रहे हैं कि अभी नहीं लिखेंगे, तो उसी कॉन्ट्रडिक्शन को समझना है बात को। देखो मैंने कहा अगर कहीं पाई लिखा है, मैं बोल रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट ने जो एंगल है वो 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया और वो पाई के बराबर है, सब कुछ हम ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन जब पाई की जगह वैल्यू लिखने की बात आ रही है तो 3.14 लिखना है, तो 180 कब लिखेंगे। देखो जब पाई किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के साथ होगा, जैसे मैंने अभी लिख दूं, मैं साइन पाई लिख दूं, तो इसको क्या मानूंगा मैं, साइन 180, यानी कि मैं इस पाई को हटा के लिख सकता हूं साइन, में यहां कर देता हूं साइन पाई, तो मैं लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री, यानी पाई, अच्छा मैं तो कॉस पाई, तो मैं लिख दूं कॉस 180 डिग्री, तो मैंने इस पाई को हटा के 180 लिख दिया ना। क्यों लिखा, क्योंकि इस पाई के साथ ये साइन या कॉस या टेन कॉट सेक ऐसे कर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं उनके साथ अगर आएगा तो पाई, तो पाई को हटा के आप लिख सकते हो 180, लेकिन अकेला अगर पाई है, कंसीडर कुछ भी करो, आप मानो कि 180 के बराबर है कुछ भी, लेकिन अगर अकेला पाई है तो पाई के प्लेस पर आप 3.14 ही लिखेंगे, तब आप ऐसा नहीं कि उसकी जगह पर 180 लिखेंगे। जान समझ में आया, तो मैंने एक बेसिक चीज आपको बताया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या π/2 लिखेंगे तो होता 90 के बराबर, इसलिए b = μ0I/4πa, ठीक है। 4π है तो साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये साइन 90 वाली 1 होती है और ये 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, इससे हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, b = μ0I/2πa। समझ आया। तो ये एक्सप्रेशन किसका आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज नहीं किया, हमने बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करके ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया है। बात समझ में आया।
तो इसे नोट कर ले। ओके, नोट कर लिया। तो बच्चों, जो आपने टॉपिक अभी पढ़ा, जो एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया, उसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखें। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी हर साइड की लेंथ 2a दे रखा है। स्क्वायर की हर साइड की लेंथ कितना दे रखा है? 2a। और इस स्क्वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। वायर का एक स्क्वायर बना दिया और उसकी हर साइड की लेंथ 2a 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 2a, और आपसे बोला गया है कि आप बताओ इस वायर के मिड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि जो स्क्वायर है वायर का बना हुआ, ये सेंटर है इसका, जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उसमें समझना है कि यहां से हमने ये लेंथ ले लिया, तो ये लेंथ हमारा कितना हो गया? a, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है? 2a। ये स्क्वायर का सेंटर है तो ये कितना हो गया? a। यहाँ से हमने एक लाइन ये मिला दिया और यहाँ से एक लाइन ऐसा मिला दिया। ये एंगल 90 बन रहा है, ये एंगल 90। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये जो हमने लाइन ड्रॉ कराई, ये अगर मैं इसको इस तरीके से प्रोसीड कर दूँ तो यहाँ पर C पर मिलेगी। तो ये स्क्वायर का डायगोनल है और स्क्वायर में आपको बताइए कितना एंगल बनाता है? ये 45 बनाएगा। यहाँ पर कितना बनाएगा? 45। इस एंगल की हमें ज़रूरत नहीं है, बता दिया। लेकिन जब ये 45 हो गया तो ये 45 बनेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ही हम यूज़ करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। इसी तरीके से ये भी क्या बनेगा? ये भी हमारा 45 बनेगा, यानी कि 45 डिग्री हो गया ये भी। अब हमने क्या कर रहा है, ये जो एक पार्ट है ए बी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, क्योंकि पूरी लूप में I फ्लो कर रहा है, ये इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर इतना पार्ट, यानी कि स्क्वायर का एक साइड जिसकी लेंथ 2a है, ये 2a है, ये इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो निकाल लेंगे। जब वो आ जाएगा तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, ये भी यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा और ये भी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक चीज़ आप समझना है इसको, ये हम 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, टोटल क्यों कर रहे हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि ये जो इतना पार्ट की बात हम कर रहे हैं, ये पार्ट इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये पार्ट इस पॉइंट पे जितनी करेगा, ये पार्ट इतना करेगा, ये पार्ट इतना करेगा, सबको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कर लो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही वही आएगा आंसर। क्योंकि आपका एक पेन आप लेके आए, उसकी कॉस्ट क्या है? 5 रुपये। अब आपने क्या दोबारा 10 पेन लेके आए, उनकी भी कॉस्ट क्या है? 5 रुपये। तो अब या तो तरीका ये है 5 + 5 + 5 ऐसे ऐड कर लो, लेकिन क्या शॉर्टकट तरीके क्या? 5 × 10 50, आसान हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि भाई इसको ऐड ही क्यों करना है? ऐड इसलिए करना है कि इतने पार्ट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे यहाँ पर, तो राइट हैंड रूल लगाएंगे तो वो क्या होगी? बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है। इस पार्ट की वजह, देखो ऐसे राइट हैंड थंब रूल समझना है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रही है। इस पॉइंट पर अगर बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस पार्ट की वजह से अगर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की बात करें वो भी बाहर की तरफ, इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की बात करें वो भी बाहर की तरफ। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने के टाइम एक चीज ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हर पार्ट की वजह से अगर राइट हैंड रूल लगाओगे, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ, इस तरफ आएगी। तो इसीलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। मान लो अगर ऐसा होता, एक पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती और इस पार्ट की वजह से अंदर होती, तो इन दोनों की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती वो 0 हो जाती। बात समझ में आ रहा है? तब 0 हो जाती। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस इतना पार्ट इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा वो निकालते। तो अभी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करा, B = μ0I/4πa sin
phi1 sin phi1 प्लस sin phi2, ये हमारा एक्सप्रेशन ड्राइव किया था हमने। अब आप समझे, ये जो है ये लाइन, ये हमारा इतना पार्ट ए बी, इस पॉइंट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप इतने डायग्राम को भूल जाओ, सिर्फ इतने को याद करो जो भी डेरिवेशन ड्राइव कराया था। तो ये जो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा phi1 और ये वाला क्या हो जाएगा phi2, ऐसी तो बनाया था, और ये ए दे ही रखा है। तो ये कितना है 45 या 45, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a और साइन 45 कितनी होती है वैल्यू साइन 45 की, बताओ, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 कितनी होती है 1/√2, बात समझ में आया। तो ये क्या आ गया 1/√2 प्लस 1/√2। तो क्या करेंगे, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, एलसीएम ले लिया, ये आ गया √2, √2 को √2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करा 1 + 1, तो ये आ गया b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन, देखिए 4 पाई a 2/√2, ठीक है 2/√2, इतना क्लियर हुआ। अब आपको पता है 2/√2 को हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको समझना, देखो 2/√2, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 × √2, तो ये तो 2 हो जाएगा ना, और अपॉन √2, तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा √2। तो ये ध्यान रखना, इसी तरीके से मैं लिखा 3/√3, तो क्या लिखूंगा √3 अपॉन √3, तो क्या आ जाएगा √3। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, लिख दिया √2। अब ये जो है इतने पार्ट, यानी कि ए बी पार्ट की वजह से यहाँ आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, बाकी पार्ट की वजह से भी निकालनी है, यानी कि टोटल निकालनी है। तो हर एक की सेम ही आएगी, इसकी निकालोगे वो भी इतनी आएगी, इस पार्ट के लिए निकालोगे वो इतनी, इस पार्ट के लिए इतनी। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, बी नेट किसके बराबर हो जाएगा 4b के बराबर। तो 4, क्योंकि ये जितना प्रोड्यूस करा, ये इतना, ये चारों मिलकर जितना प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब b की वैल्यू तो आ गई, कितने आ गए हम म्यू नॉट आई अपॉन √2 अपॉन 4 पाई a, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन √2 अपॉन पाई a। बात समझ में आया, आसान से देखो क्वेश्चन था, नोट कर लो बच्चों। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन आपने किया ये कभी कभी दूसरी फॉर्म में भी होता है, तो किस तरीके से होता है उसको थोड़ा समझ लें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज आता है। हमने एक वायर लिया अभी, और इसमें ये x पॉइंट ले लिया था, ये y ले लिया था, और यहाँ पर ये a ले लिया था, फिर यहाँ से ये मिला दिया था, तो ये हमारा बन गया था phi1 और ये हमारा हो गया था phi2। इतना क्लियर हो गया, ये एंगल phi1 phi2 और ये लेंथ O पॉइंट से इस M पॉइंट तक की। अब क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन जो आया था वो आ गया था b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन phi1 प्लस साइन phi2, ये एक्सप्रेशन आया। अगर वो ये बोल दें कि जो M पॉइंट है ये यहाँ ना होकर यहाँ आ जाता है, अब बात समझना, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारा Y पॉइंट है और ये X है,
और हमारा ये M पॉइंट जो है, जो अभी पोजीशन आपको दिख रही है, ये O के जस्ट सामने है। यहाँ पर ये पॉइंट हमने O लिया था। M पॉइंट यहाँ ना लेकर अगर यहाँ पर बोल दिया जाए तब क्या होगा, यानी कि वायर के किसी एक एंड के सामने, जैसे आपको दिख रहा होगा वायर के, चाहे वो Y के सामने यहाँ बोल दें या वो X के सामने बोल दें, ये हमारा M पॉइंट आ जाए। तब क्या होगा, तब समझना ये जो लाइन है, ये जो भाई ये जो लेंथ है, अगर हम यहां बना रहे थे, पहले पॉइंट कहा था यहां पर, तो भाई ये अगर ये था तो ये और ये बराबर ही रहना, इसमें तो कोई फर्क होना नहीं है। ये भाई ये पॉइंट M यहां था, अब यहां आ गया शिफ्ट होकर, तो ये पॉइंट यहां आ गया, तो ये A और ये A तो बराबर ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क आएगा नहीं। मैं इसको हटा देता हूं, अब बात समझना। लेकिन अब क्या होगा, यहां से मैं जब ये इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो यहां जो ये एंगल बनेगा, ये बनेगा हमारा 5। लेकिन अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था हम इसी पॉइंट से एक लाइन नीचे की तरफ ले आते थे वायर के दूसरे एंड पर, लेकिन दूसरा एंड तो यहां आ गया। तो अब हमारे पास यहां से हम लाइन नीचे तो ले आ नहीं सकता हूं, ये लाइन, ये वाली लाइन समझना कहां बनाऊंगा मैं, M से जो X पर जा रही, M से X पर ले जाना, तो मैं इसी के ऊपर एक लाइन बनाऊंगा, इसी के ऊपर। जब मैं इस लाइन को इसी के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे M से X तक ले जाना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो φ2 है, यहां पर φ2 हो जाएगा आपका 0। φ2 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसी के ऊपर लाइन बन रही ना। तो जब φ2 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, B = μ0I/4πa। अब ये ऐसे ही रहेगा, समझना, ये तो sin φ जितना भी हो, ये तो हमें पता नहीं है कितना हो रहा है एंगल, वो तो वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इसके प्लेस में क्या पुट कर देंगे, sin 0। अब 0 हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, B = μ0I/4πa sin φ। ठीक है, ये φ1 लिखा हो या sin φ लिखा हो, तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो कभी कभी ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा आपको, तो आपने समझना है किस तरीके से क्या कंडीशन बनाया है, ये जो एक्सप्रेशन आया है। अब आपको एक पॉइंट और समझना, ये जो मैंने पॉइंट M की शिफ्टिंग यहां कर दी X के सामने, ये जरूरी नहीं यहां पर हो जाए, यहां पर भी हो सकती है। तो अगर यहां पर करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा सेम रहेगा, क्या थोड़ा सा चेंज आएगा कि इसमें ये φ1 जो है ये कितना हो जाएगा 0, और φ2 को हम φ2 रहने देंगे। तो एक्सप्रेशन ओवरऑल ऐसे ही आएगा, बस यहाँ पर φ2 हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जनरली 5 भी हो सकता है, जनरल में वो इस जो भी एंगल की बात करें, अगर इस एंगल की बात करें आपको पता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट M पॉइंट अगर यहाँ शिफ्ट कर जाए, यहाँ शिफ्ट कर जाए, तो एक्सप्रेशन हमारा फाइनल यही रहना है, एक एंगल 0 जाना है और एक की जो भी वैल्यू दे रखोगी उसके अकॉर्डिंग। नोट कर ले। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं बच्चों। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।